Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I hope you all are doing well. हम अपना चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर चुके हैं एंजाइम्स। 6 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं इस वक्त, ठीक है। और अब तक हम बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर कर चुके हैं अपने रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। उसमें हमने फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशंस देखी थी, उसका इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है। कैसे जो है वो टर्म कॉइन की गई और उसका स्कोप क्या क्या है, किस किस फील्ड में इस्तेमाल होती है, ठीक है। और हर फील्ड में तकरीबन उसके फ़ायदे हैं। एलर्जी हो, कोई बीमारी हो, या एंजाइम से रिलेटेड हो, पॉइजनस प्लांट्स हों, हर्बल ड्रग्स हों, फार्माकोलॉजी हो, मेडिसिनल केमिस्ट्री हो, क्लिनिकल फार्मेसी, टैक्सोनॉमी से रिलेटेड, फिजिकल साइंस से रिलेटेड, हर एक फील्ड में हमने उसका स्कोप पढ़ा है फार्माकोग्नोसी का। फिर उसके बाद हम आ गए क्रूड ड्रग्स पे। क्रूड ड्रग्स क्या होती हैं? वेजिटेबल और एनिमल ड्रग्स होते हैं दैट कंसिस्ट ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस और जो किसी भी कलेक्शन या ड्राइंग टाइप प्रोसेसेस से गुजरे नहीं होते, उनको क्रूड ड्रग्स कहते हैं। देन हमने इसको क्लासिफाई किया, ठीक है। क्लासिफाई हमने ये किया उसको 6 टाइप्स में, कि हम 6 तरीक़ों से क्रूड ड्रग्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। उसमें मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ी। मॉर्फोलॉजिकल आपको पता है शेप से रिलेटेड उनकी जो फिज़िकल पार्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड आप मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हो। उसके बाद अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स हमने पढ़े, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होती हैं, उनके दरमियान डिफरेंस पढ़ा। टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन देखी, ठीक है। कुछ बच्चों ने ना, अच्छा मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये नोट्स में आपके लिखा हुआ है कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अब ये 2 तरह से इसमें ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स लिखा हुआ है। टेस्ट में जो बच्चों ने किया हुआ था उसमें आप लोगों ने ये करना है, जब आपसे जस्ट क्लासिफिकेशन पूछी जाए ना, तो डायरेक्ट आपने मॉर्फोलॉजिकल बताना है कि ऐसे करते हैं, थोड़ा बहुत बता देना, ये नहीं कि आपने पूरा डिफरेंस बताना। कुछ बच्चों ने टेबल्स बनाया हुआ था, क्योंकि मैंने ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स का क्वेश्चन ही अलग दे दिया था, ठीक है, कि इनमें आप डिफरेंस बताएं। अगर ऐसे कोई भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, देन आपने स्मार्टली उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, ना कि जो पेपर में लिखा हुआ है, वो बुक्स में नोट्स में लिखा हुआ है वैसे ही छाप देना। नहीं, पेपर करने की भी टेक्निक्स होती हैं। क्वेश्चन आपसे टेक्निकली पूछा जाता है, आपने उसको टेक्निकली ही लिखना होता है, सोच समझ के, ठीक है। तो हमने उसके बाद फिर टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन देखी, केमिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अल्फ़ाबेटिकल एंड कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। ये सारी चीज़ें हम अब तक पढ़ते आए उसमें, ठीक है। उसके बाद हम अपनी टर्मिनोलॉजीज़ जो थी फार्माकोग्नोसी में यूज़ होती हैं उन पे आ गए, कि ऐसी कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आगे पूरे सब्जेक्ट में यूज़ होने वाली हैं, और वो भी रही हैं। कुछ प्लांट के पार्ट से रिलेटेड थी, लाइक बार्क क्या होता है, बल्ब क्या होता है, क्रोला, एंड्रीशियम, कैलिक्स, ओवरी, कार्पल्स, कॉम्स, ठीक है, इस तरह से रिलेटेड था। एपिकार्प, एंडोस्पर्म। फिर कुछ ऐसी थी जो प्रोसेसेस से रिलेटेड थी, लाइक एक्सुडेशन क्या होती है, एल्यूशन क्या होती है, ठीक है, और इंसियन क्या होती है, ठीक है। कुछ ऐसी थी जो उसकी स्ट्रक्चर से या उसकी करेक्टरिस्टिक्स से मिलती थी, लाइक फ्रैक्चर क्या है, गॉल क्या होता है, ग्लैंडुलर क्या है, ग्लॉसी, ग्रिटी, गमी, हैबिट, लेक्सेटिव, डिमल्सेंट,
dehiscence, indehiscent, इस तरह की चीज़ें इलेवेंट कुछ ये उनकी फीचर से रिलेटेड थी। फिर कुछ रिलेटेड थी जी उसकी प्लांट्स की जो एज है वो कितनी होती है उससे रिलेटेड, लाइक एनुअल है, बायनियल है, पेरिनियल है, एनुलेशंस, इससे पता लगता है हमें कि उसकी एज क्या है। देन फिर हम उसकी टेक्सोनॉमी हमने पढ़ा क्या होती है, जो प्लांट्स के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो पार्ट्स पढ़े, लाइक व्हाट इज जाइलोम, फ्लोएम, वुड, राइजोम्स, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते रहे। पार्ट्स डिफरेंट और भी पढ़ते रहे, व्हाट इज लैमेला, लेंटिसल, ल्यूमन, लीफलेट, बहुत छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज थी लेकिन हमने ये पढ़ी और काफ़ी सारी थी। ये हमने 3rd चैप्टर कवर किया। फिर हम आए इवेलुएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग्स पढ़ ली, उनको हमने क्लासीफाई कर लिया। अब उनको हमने इवेलुएट करना था, हाउ टू इवेलुएट, इसके भी आगे 5 तरीके थे। हम उसको ऑर्गेनोलेप्टिकली, मॉर्फोलॉजिकली इवेलुएट करते थे। आप उसकी जी सेंसरी कैरेक्टर्स देखोगे, कलर, टेक्सचर, ओडोर, टेस्ट, ठीक है। फिर केमिकल इवेलुएशन हमने की। केमिकल इवेलुएशन में हमने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखने थे ना। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हमने ये देखना था केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अलावा हमने उसकी जो कुछ टेस्ट थे वो परफॉर्म किए थे, लाइक एसिड वैल्यू देख के, सपोनिफिकेशन वैल्यू देख के, एसिटाइल वैल्यू, एस्टर वैल्यू, आयोडीन नंबर देखते थे, ट्रिट्रीमेटिक एसे करते थे, ऐश वैल्यू देखते थे। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम केमिकल इवेलुएट करते हैं क्रूड ड्रग्स को। फिर फिज़िकल इवेलुएशन पढ़ी। फिज़िकल इवेलुएशन में हम बॉइलिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो उसकी फ़िज़िकल चीज़ों से रिलेटेड है, कब पिघल रही है, कब उबल रही है, क्या ग्रेविटी स्पेसिफिक उसकी ग्रेविटी है, सॉलिड किस फॉर्म में होगी, लिक्विड किस फॉर्म में होगी, इन सारी चीज़ों को जो फिज़िकल रिलेटेड हो उसकी वो हमने स्टडी किया। बायोलॉजिकल इवेलुएशन पे आ गए, ठीक है। बायो से करते थे। उसमें बायो से क्या होता था, आप डिटरमिन करते थे अमाउंट ऑफ सोल्यूशन ऑफ अननोन पोटेंसी विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ डेफिनेट इफेक्ट ऑन एक्सपेरिमेंट एनिमल। एक एनिमल लेते थे, फिर एक सोल्यूशन लेते थे जिसकी पोटेंसी का आपको नहीं पता होता था, वो उस पर आप इंसर्ट करते थे एनिमल पे, एक्सपेरिमेंट करते थे, तो उसके इफेक्ट से आपको एनिमल के पे जो इफेक्ट्स आ रहे थे उससे आप अंदाज़ा लगाते थे कौन सी ड्रग है। फिर माइक्रोस्कोपिक और एनाटॉमिक इवैल्यूएशन करते थे हम, ठीक है ना। उसमें हम माइक्रोस्कोपिकली देखते थे स्टोमेटल नंबर, लीफ मेजरमेंट्स, पैलिसेड रेशो, स्टोमेटिक इंडेक्स क्या होता है, वेन आइलेट नंबर, वेलनेट टर्मिनेशन नंबर, ठीक है। ये हमने चीज़ें देखी। फिर उसके बाद हमने एलर्जी पढ़ा। एलर्जी में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा, हाइपर सेंसिटिविटी से रिलेटेड कि हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है, और वॉन परक्वेट ने 1906 में इसको डिफ़ाइन किया था फर्स्ट टाइम। बल्कि पुराने बच्चों का ये टेस्ट भी आज मैंने दिया उनको उनके एक MCQ सॉल्व हो जाएगा, वैसे तो वैसे भी हो ही जाएगा। और हाँ, बल्कि मुझे ये भी कहना था, मैं अगर किसी को बुरा लगा है तो आई अपोलोजाइज, मेरी कोई ऐसी सेंस नहीं थी कि मैं आप लोगों को डांट रही हूँ, ये नहीं, नॉट एट ऑल। मैं जस्ट एक मतलब फ़नी वे में कह रही थी कि जिन बच्चों की मैंने चेक किए हैं, अक्सरियत के 70% बच्चों की ना MCQs मिलते जुलते हैं, जैसे ग्रुप में साथ बैठ के किए हों। तो वो मैं मजाक में कह रही थी, अगर किसी की दिल आज़ारी हो तो आई एम रियली सॉरी, बट मैं वैसे ही कह रही थी कि वो चेक करते हुए मुझे आइडिया हो कि हाँ ये साथ बैठ के किया है, क्योंकि ऑप्शंस भी सेम गलत है। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं, अब जिन्होंने किया होगा उनको पता होगा, लेकिन टीचर को तो समझ आ जाती है ना। 10 मार्क्स हैं जिनके वो सिर्फ 10 आ रहे हैं और सीक्वेंस से गलत आ रहे हैं, बिल्कुल सीक्वेंस से। मतलब मुझे तो की देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी, मुझे पता लग रहा था अच्छा जी ये गलत है, ये गलत है, ये सेम है, ये गलत है मेरा हाथ चल रहा था बिल्कुल रुके हुए बगैर। तो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग। बाकी ये है कि ये MCQ मैंने आज
ओल्ड सेशन वालों को दी है 1 in 1906। तो आपके पेपर में ऐसी चीज़ें आ सकती हैं, टर्म किसने डिफ़ाइन की है और किस ईयर में की है, इसको काइंडली साथ साथ याद किया करें आप लोग, इम्पॉर्टेंट है ये। अभी साथ साथ याद कर लेंगे तो बेहतर है, आगे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिन में घंटा 2 घंटे भी दे दें, मैं कहती हूँ 20 मिनट भी दे दें आप एक सब्जेक्ट को, वो भी इनफ होता है। खैर, फिर हमने एलर्जी में टाइप्स पढ़ी, उसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज भी थी कि एलर्जिक किसको कहते हैं। जो इंडिविजुअल एलर्जी का शिकार होता है उसको एलर्जिक कहते हैं। एलर्जेंस जो कॉज कर रहे होते हैं एलर्जी उनको बोलते हैं, सब्सटेंसेस को। फिर कुछ हमने साइंस और सिम्टम्स देखे थे, ऑर्गन से रिलेटेड भी देखे थे। फिर टाइप्स पे आ गए थे, एनवायरमेंटल एलर्जी, पोलन एलर्जी, फिजिकल और साइकोसोमेटिक एलर्जी, ड्रग एलर्जी, बैक्टीरियल एलर्जी, ऑक्यूपेशनल एलर्जी। कुछ इंसेक्ट्स जो हैं वो बाइट करते हैं और एलर्जी हो जाती है, एनाफाइलेक्टिक शॉक, साइटोटॉक्सिक एंड डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जी। ये सारी हमने पढ़ी, एक्सप्लेनेशन में भी पढ़ी हैं और एग्जांपल्स के साथ पढ़ी हैं। आई होप आप लोगों को याद रही हैं। वैसे स्टूडेंट्स हम भी रहे हैं, पढ़ता कोई नहीं होता इतना ख़ास, लेकिन फिर भी आप लोगों का फ़ायदा है बच्चे। मैं रिवाइज भी इसीलिए करा रही हूँ और मैं कराती रहती हूँ साथ साथ, ताकि आप लोगों को याद रहे। हर टीचर ही कराता है और करवाना भी चाहिए। हम ये इसलिए नहीं करें कि आप लोग उकता जाएं या मुझे कोई आता नहीं है या मैं पढ़ा नहीं सकती, ऐसा नहीं है। आप लोगों के फ़ायदे के लिए मैं ये रिवाइज करवाती रहती हूँ, क्योंकि 6 चैप्टर्स हो गए हैं। तो आई थॉट ये जो पिछला है उस पर भी थोड़ा एक ओवरव्यू ले लिया जाए कि बच्चों को याद रहे, हाँ ये हम पढ़ चुके हैं और हमने ये पढ़ना है, इसमें ये चीज़ें आती हैं। दैट्स व्हाई मैं आप लोगों को रिवाइज करवा रही हूँ ये। और जब कॉलेज खुलेंगे इंशाल्लाह तब फर्दर हम पढ़ेंगे उसको ज़्यादा सारा। तो अभी यही मकसद है, आप लोग एंगेज रहें। फ़िलहाल थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ते रहें ताकि याद हो सके आपको। देन हमने एलर्जेंस पढ़े। एलर्जेंस में हमने इनहेलेंट एलर्जेंस, इंजेस्टेंट एलर्जेंस, इंजेक्टेंट एलर्जेंस, इन्फेक्टेंट, कॉन्टेक्टेंट एंड इन्फेस्टेंट एलर्जेंस पढ़े थे। वो किस तरह से करते हैं, उनके नाम बता रहे हैं। इनहेलेंट इनहेल करके, इंजेस्टेंट खा के, इंजेक्टेंट कोई इंजेक्शन वगैरह के थ्रू या कोई इंसेक्ट बाइट के थ्रू सॉरी। कॉन्टेक्टेंट एलर्जेंस कोई स्किन कॉन्टेक्ट के साथ, मतलब स्किन के साथ कोई चीज़ कांटेक्ट में आई है और उससे एलर्जी हो गई है। कॉस्मेटिक्स हो सकते हैं, कोई दवाई हो सकती है। इन्फेक्टेंट एलर्जेंस एंड इन्फेस्टेंट एलर्जेंस ये बैक्टीरिया और पैरासाइट्स कॉज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने डिफरेंट जो है वो सिम्टम्स पढ़े, कौन कौन सी चीज़ें सिम्टम्स आपको करी होती है, मील्स, ड्रग्स, एक्सर्शन, एक्साइटमेंट, विंड, स्मोक, ये। और फिर हमने देखा कि आपकी केस हिस्ट्री कैसे ली जाती है, उसमें हमने सारी चीज़ें देखी। प्रेजेंट इलनेस, प्रेजेंट अटैक, सिम्टम्स क्या हैं और इन्फॉर्मेशन और क्या क्या चाहिए होती है, वाइटल साइंस क्या होते हैं, लेबॉर्ट्री टेस्ट क्या होते हैं, स्किन टेस्ट पढ़े उसके लिए। फिर हमने स्क्रैच टेस्ट, पैच टेस्ट एंड इंट्राडर्मल टेस्ट, ठीक है। और फिर ट्रीटमेंट पे आ गए हम। एनवायरमेंटल कंट्रोल कर लें, आप अपने इर्द गिर्द बचाव कर लें, परहेज़ कर लें। फार्माकोलॉजिकल मेथड में हम एंटीहिस्टामिन्स दे देते हैं, दवाइयाँ दे देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे देते हैं, सिम्पैथोमाइमेटिक्स दे देते हैं। इम्यूनोथेरेपी और हाइपोसेंसिटाइजेशन में हम इम्यूनाइज कर देते हैं पेशेंट को, वैक्सीनेशन में वैक्सीनेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट हो जाता है इस तरह। और मैकेनिज्म ऑफ एलर्जी जो था, रोल ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या करते हैं वो हमने पढ़ा। ट्रांसमीटर जो है कैसे पार्ट प्ले करते हैं, और ट्रांसमीटर्स की एग्जांपल थी हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2, थ्रोम्बोक्सिन एंड ल्यूकोट्राइन। ये सारी चीज़ें हमने अब तक पढ़ी, ठीक है। फिर हम आ गए जी एंजाइम्स पे। फाइटो एंजाइम्स, एंजाइम्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट सोर्स, इनको फाइटो एंजाइम्स कहते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्टिविटी हमने पढ़ी कि एंजाइम है, सबस्ट्रेट उसके साथ अटैच होगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। एफिशिएंसी किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन की इंक्रीज करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स का इंपॉर्टेंट ग्रुप होते हैं और लिविंग सेल्स ही इनको बनाते हैं। बायोलॉजिकल सिस्टम्स के लिए कैटलिस्ट होते हैं ये। कोलॉइडल होते हैं, कोलॉइडल हमने पढ़ा था कैसे होते हैं, ठीक है। थर्मोलेबाइल होते हैं और प्रोटीन इन नेचर होते हैं। थर्मोलेबाइल मीन्स टेम्परेचर को स्टेबल रख, मतलब वो टेम्परेचर को
टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव होते हैं और हाई टेम्परेचर पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कोलाइडल मीन्स वो जो कोगुलेट हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट से बना देते हैं, ठीक है, और प्रोटीनेशियस होते हैं। फिर हमने एंजाइम्स और कैटलिस्ट का डिफरेंस पढ़ा था कि एंजाइम जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, तो कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट कोई भी केमिकल कंपाउंड हो सकता है जो रिएक्शन को स्पीड अप कराता है, ठीक है। माइन्यूट अमाउंट में ना वो रिएक्शन की वेलोसिटी को, स्पीड को बढ़ा देते हैं और फाइनल प्रोडक्ट में शो भी नहीं होता रिएक्शन में। एक चीज़ हमने पढ़ी थी, सारे के सारे एंजाइम्स कैटलिस्ट हो सकते हैं, लेकिन सब कैटलिस्ट एंजाइम्स नहीं होते, ठीक है, क्योंकि एंजाइम्स का काम है कैटलिस्ट का काम करना, कैटलाइज करना रिएक्शंस को, लेकिन वो सब कैटलिस्ट एंजाइम नहीं हो सकते, राइट। देन हमने पढ़ा है जी इसकी एग्जाम्पल फाइटोएंजाइम्स की, ब्रोमेलिन एंड पपाइन, उसको हमने अलग से पढ़ा, ब्रोमेलिन और पपाइन को। क्या पढ़ा जी हमने ब्रोमेलिन और पपाइन का? ब्रोमेलिन हमने पढ़ा कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, मिल्क क्लोटिंग एंजाइम होता है, फैमिली ब्रोमेलिएसी होती है, और अनानास को मोसस से ये हासिल किया जाता है, उसके जूस और स्टेम से। येलोविश इन वाइट टू टैन पाउडर कलर होता है। इन सीएन के थ्रू आप इसको हासिल करते हो। मोलिकुलर वेट 33,000 होता है और ये इन्फ्लेमेशन और एडिमा को रिड्यूस करता है। प्रोटीन्स बनाने में हेल्पफुल होता है, टिश्यू रिपेयर में, मीट टेंडराइजिंग में, लेदर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। नेचुरल हिस्टामिन प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी, और नॉर्मल फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक को सपोर्ट करता है। ये हमने पढ़ी हैं ये चीज़ें, ठीक है। और एनानेस जो है इसका प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट है, जिस नाम से ये मार्केट में अवेलेबल होता है। दूसरी एग्जाम्पल हमने पपाइन पढ़ी। पपाइन वेजिटेबल पेप्सिन होता है जी, और कैरिकेसी फैमिली से ऑब्टेन होता है, बिलोंग करता है, और फ्रूट ऑफ कैरिका पपाया उसके लीव्स, रूट्स और लेटेक्स से हासिल किया जाता है, और ये अमेरिका में पाया जाता है। श्रीलंका, तंजानिया, हवाई और फ्लोरिडा में भी कल्टीवेट किया जाता है, काश्त किया जाता है। इसका जो है जी 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है फ्रूट, और वेट इसका 5 kg है। मॉलिकुलर वेट इसका 2100 होता है। प्योर क्रिस्टलिन होता है ये, वाइटिश कलर पाउडर, ठीक है। सोलिबिलिटी इसकी वाटर में होती है, लेकिन अल्कोहल, ईथर और एसीटोन में नहीं होती। प्रिपरेशन इसकी हमने पढ़ी थी, लॉन्गिट्यूडिनल इंसिजन की जाती है, और लेटेक्स आप हासिल करते हो सुखा के, और फिर रिफाइन करते हो पपाइन हासिल करने के लिए। प्रॉपर्टीज़ इसकी पेप्टाइड्स हैं, क्लोटिंग एंजाइम्स, अमाइलोलिटिक एंजाइम्स, फैट एंजाइम, बहुत कम अमाउंट में, लेकिन ये सब प्रेजेंट होते हैं। 300 टाइम्स ऑफ इट्स वेट ऑफ एग, इट डाइजेस्ट 300 टाइम्स ऑफ इट्स वेट ऑफ एग एल्ब्यूमिन। एग एल्ब्यूमिन है, उसको ये 300 टाइम्स अपने वेट से ज़्यादा उसमें ताकत है उसको डाइजेस्ट करने की, ठीक है। प्रोटियोलिटिक एंजाइम के तौर पे, मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के तौर पे ये काम आता है। टेंडराइजिंग मीट में, और सिम्टम्स ऑफ एपिसियोटमी में, ये जो है ना प्रेगनेंसी रिलेटेड एक सर्जरी होती है फीमेल्स में, तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ होगी एपिसियोटमी कहते हैं, उससे सिम्टम्स एक आते हैं, उनको रिलीव करने में भी काम आता है। तो उसका प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट है केरॉइड एंड पपेज। ये हो गए फाइटो एंजाइम्स। फिर हमने ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पढ़े, क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स को कहते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो जो कार्बन और हाइड्रोजन टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल हों। वाटर और मिनरल सॉल्ट्स इसकी एग्जांपल थी। फिर सबस्ट्रेट पढ़ा, वो जो एंजाइम पे जाके अटैच होता है और प्रोडक्ट बनना होता है। डिफरेंसेस हमने देखे, एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, कैटलिस्ट नॉन स्पेसिफिक होते हैं, वो इनऑर्गेनिक होते हैं, कैटलिस्ट ऑर्गेनिक होते हैं। कैटलिस्ट इनऑर्गेनिक होते हैं और एंजाइम्स ऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है। और स्पीड जो है एंजाइमेटिक रिएक्शन की कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन इसकी करती है कैटलिस्ट रिएक्शन की। देन हम प्रॉपर्टीज़ पे आगे जी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स। ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, कोलॉइडल नेचर होती है, सोलेबिलिटी इसकी वाटर में होती है, लेकिन डाइल्यूट अल्कोहल में, बाकी में नहीं होती, कंसनट्रेटेड जो होते हैं। नेचर ऑफ एंड प्रोडक्ट्स इसकी जो है ना, देयर प्रेजेंस डज नॉट अफेक्ट द नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंड प्रोडक्ट्स। स्मॉल अमाउंट काफ़ी होती है रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए। और लॉक एंड की मॉडल हमने पढ़ा, स्पेसिफिक होता है नेचर के लिए, नेचर में,
टेम्परेचर और पीएच सेंसिटिव होता है, ये प्रॉपर्टीज़ इसका, ये चार्ट आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। और कोई आपको ये पॉइंट्स याद कर लेंगे, आपको लेंथ में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इंग्लिश इतनी तो सेंटेंस लिख ही सकते हैं ना कि हाईली स्पेसिफिक है, तो मीन्स कि ख़ास सबस्ट्रेट के लिए ख़ास एंजाइम, ठीक है, ख़ास रिएक्शन के लिए ख़ास एंजाइम। फिर कैटालिटिक प्रॉपर्टी बड़ी स्मॉल अमाउंट चाहिए होती है कैटालाइज करने के लिए। एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी में हमने देखा कि सबस्ट्रेट की अमाउंट बढ़ा दो तो एंजाइम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा, लेकिन एक हद तक। बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन स्लो डाउन कर देगी रिएक्शन को। सॉल्युबिलिटी हम पढ़ चुके हैं। ये कोलाइडल इन नेचर कैसे होता है, प्रेसिपिटेट बना देता है, ये भी देखा हमने। पीएच देखी हमने, एसिड और बेस एक दूसरे के खिलाफ कैसे काम करते हैं। एसिड एक बेसिक वाले को और बेसिक एसिडिक वाले को डिस्ट्रॉय कर देगा। ट्रिप्सिन और पेप्सिन की उसमें एग्जांपल पड़ी थी। फिर हमने टेम्परेचर देखा कि ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिसिटी भी हम पढ़ चुके हैं, लॉक एंड की मॉडल इसमें था। प्रोटीन नेचर हमने पढ़ा कि राइबोजाइम्स के अलावा जो खास एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ वाले आरएनए वाले मॉलिक्यूल्स हैं, उनके अलावा जितने भी एंजाइम्स हैं वो सब प्रोटीन इन नेचर हैं और लार्ज मोलिकुलर वेट रखते हैं। क्लासिफिकेशन देखी हमने ओल्ड मेथड और न्यू मेथड से। ओल्ड मेथड में एस्टरेजेस आते थे, लाइपेज उनकी एग्जांपल है। माइडेजेस आते थे, आर्जिनेज, यूरिएज एग्जांपल है। न्यूक्लियसेस, राइबोन्यूक्लियसेस आरएनए पे और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियसेस डीएनए पे। फिर कार्बोहाइड्रेट्स आते थे जो सुक्रोज और माल्टेज हैं, ठीक है, ये इनकी एग्जांपल है। फिर प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स थे, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन एंड रेनिन। फिर न्यू मेथड था ऑक्सीडोरिडक्टेजेस, ट्रांसफेरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइएजेस, लाइगेजेस, आइसोमरेजेस, ये एग्जांपल्स थी जो हमने पढ़ी। फंक्शंस हमने पढ़े कि जी एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है, डाइजेशन में हेल्पफुल होता है, चीज़ मेकिंग में काम आता है, स्वीटनर के तौर पे काम आता है, एज ए डिटर्जेंट काम आता है, बीमारी कोई हो, कैंसर ट्रीटमेंट में एल एस्परजिनेज के तौर पे ये काम आता है, और रिकेट्स हो, जॉन्डस हो, हार्ट डिजीज़ हो, लीवर डिजीज़ हो, उस तरह से भी काम आता है। ब्लड क्लॉट करने में बाय प्रोटीन थ्रोम्बिन, और अल्कोहलिक बेवरेजेस में एंड मीट टेंडराइजिंग में। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी। बाकी ब्रोमेलिन और पपाइन हमने पढ़ लिया। ये सारी चीज़ें हम अब तक कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपने कल से स्टार्ट करेंगे, और आई होप आप लोगों को ये रिवाइज हो जाएगा। मैं आप लोगों को ये रिकमेंड ज़रूर करूँगी कि जिस स्पीड से मैंने ये लेक्चर पढ़ाया है, आप लोगों को चाहिए नोट्स अपने सामने रख लीजिएगा इस लेक्चर में, और फिर इसको रिवाइज करते रहिएगा। जैसे जैसे मैंने इस लेक्चर में बोला तो वो चीज़ें अलट पलट करके आपके सामने आती जाएंगी और याद होती जाएंगी, बैठती जाएंगी जहन में, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।